है ना बाबू, समझ पाए ना आप लोग। तो एक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, बोमेन संपुट, ग्लोमेरुलस, और नेक्स्ट क्या पढ़ना हमको, हेनले का लूप। तो हम क्या आप लोग बता रहे थे कि इसे क्या कहेंगे हम लोग, अवरोही चाप, और इसे क्या कहेंगे, आरोही, आ रहा है ना, आरोही चाप कहेंगे। तो अवरोही चाप और अवरोही चाप और आरोही चाप से जो लूप का निर्माण होता है उसे कहते हैं हेनले का लूप। हेनले वैज्ञानिक का नाम है, एक हेनले वैज्ञानिक का नाम है ना, इसे कहते हैं हेनलेंस लूप। चलिए इसके बारे में लिखते हैं, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए यह कैसा होता है जी, नली का बना होता है, जिसकी आकृति यू आकार जैसी होती है। इसका निर्माण किससे होता है, अवरोही और आरोही चाप के मिलने से होती है। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक आप समझ गए आप लोग। हेनले का लूप का आकार कैसा होता है, यू। बोमेन संपुट का आकार कप या प्याला। गुच्छा जैसा क्या रहता है, ग्लोमेरुलस। तो हेनले के लूप के बाद क्या है, अब संग्राहक नली है, समझ गए। इसके बोलते हैं देखिए संग्राहक नली, इसे क्या बोलते, पूरा नली का कहेंगे संग्राहक नली। इसी में संग्राहक नली में ही आ करके पूरा स्टोर हो जाता है। इसके बाद ये बन जाता है कोरी, यूरिन बन जाता है। यूरिन बनने के अकॉर्डिंग ये आके यूरिन ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है, यानी मूत्राशय में आके जमा हो जाता है। उसके बाद यूरेथ्रा द्वारा बाहर निकल जाता है। चलिए दूसरा, चौथा पॉइंट का नाम क्या है जी, संग्राहक नली। चलिए यह एक विशेष या प्रकार की नली होती है जहाँ सभी आरोही चाप इसके बाद संग्राहक नली चले जाते हैं। खत्म। इसमें कोई आप लोग को दिक्कत है बाबू, देखिए संग्राहक नली क्या है, यह एक विशेष प्रकार की नली है, या फिर कह सकते हैं एक नली है जहाँ सभी आरोही चाप आकर मिलते हैं, यानी कह सकते हैं जितना भी सब जितना ना ब्लड वगैरह जो भी चीज़ है ये सब आकर इसी में स्टोर जमा हो जाता है एक जगह, वही क्या बन जाता है, यूरिन बन जाता है। बस समझ गए हैं। इसके बाद संग्राहक नली है ना, यूरिन नली में चले जाते हैं, यही ना है। वाहिनी मतलब क्या, नली, बात समझ रहे हैं ना। इसी में आके सब क्या होता है, जमा हो जाता है। इसके बाद इसमें लिखना क्या है, और कुछ लिखना है नहीं ना, अब तो पॉइंट ख़त्म हो गया आपका। यही 4-5 गो पॉइंट था, इसमें लिखना आपको 5 नंबर मिल जाएगा आपको। आ जाएगा कि नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें, तो सबसे पहले नेफ्रॉन का चित्र बनाइए, नेफ्रॉन के बारे में कुछ लिख दीजिए। उसके बाद जो चित्र बनाए हैं उसमें जो जो पॉइंट है, जैसे बोमेन संपुट, ग्लोमेरुलस, हेनले का लूप, संग्राहक नली, ये सब 3-4 पॉइंट लिख दीजिए, 5 नंबर मिल जाएगा आपका। फिगर से ही मिल जाता है आपका, समझ गए। फिगर में बहुत दम होता है बाबू, फिगर बनाना। अरे क्या कहते हैं, तो 5 नंबर देगा कोई चीज़ है, 5 नंबर ओनली फॉर फिगर का ही मिलता है आपको। 2015 में पूछा था नेफ्रॉन का, देख लीजिए उठा के,
क्वेश्चन बैंक में देखिएगा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है, नेफ्रॉन का फिगर, समझ गए, फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें कोई दिक्कत है? नेफ्रॉन बाबू देखिए, तो इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? किसी कुछ पूछना पूछिए, है ना, जिसको पूछना पूछ सकते, हम समझाएंगे फिर से आपको। अब आगे पढ़ना हम लोग को कि ठीक है, जब किडनी खराब हो जाता है उस दौरान डायलिसिस मशीन के बारे में जानकारी करते हैं, ठीक है। तो डायलिसिस मशीन पढ़ेंगे आगे। ये आपका नेफ्रॉन का हो गया ख़त्म। अगला आपको डायलिसिस पढ़ा करके एक दो पॉइंट है, है ना, यूरोलेटिक कोई है, एक पॉइंट है, आपको बता देंगे सब। हालांकि वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट आगे इम्पोर्टेंट है। इसको उतारिए पहले। चलिए बाबू, लास्ट पॉइंट आ गया आप लोग का। बस यहाँ से आप लोग का क्लास से पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, समझ गए। उत्सर्जन पूरा एंड हो जाएगा, तो समझिए बाबू। हम लोग, कोई दिक्कत है क्या? तो छोड़ दीजिए। सुनिए, तो डायलिसिस समझिए क्या बाबू। डायलिसिस एक मशीन का काम करता है। जिस तरह से मान के चलिए किसी मनुष्य का किडनी खराब हो गया, तो जब किडनी खराब हो जाता है, खराब होने का मतलब इंटरनल उसका कुछ खराब हो गया है, जिसका काम है किडनी नहीं कर पाता है। जैसे किडनी का काम क्या है? किडनी का काम क्या है? रक्त को शुद्ध करना। अब मान लीजिए किडनी शुद्ध करता ही नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? वो खराब हो गया। तो उस खराब की स्थिति में, यानी खराब जब कहेंगे जब रक्त को छानने काम नहीं करता है, तो उस स्थिति में क्या लगाते हैं हम लोग? डायलिसिस मशीन का उपयोग करते हैं। बात समझ रहे हैं? डॉक्टर डायलिसिस मशीन कब लगाता है? या तो फिर किडनी खराब हो गया है, रक्त छानने का काम नहीं कर रहा है, इसलिए डायलिसिस मशीन का उपयोग चाहे लगाया जाता है किसी इंसान में। तो किडनी खराब होने के बाद अगर डायलिसिस मशीन नहीं लगाते हैं तो आपके शरीर में जो है किडनी रक्त को छान नहीं पाता है, जिस कारण आपके शरीर में विषैले पदार्थ यानी जहरीले पदार्थ रह जाते हैं। जैसे यूरिया, आपके लिए यूरिया क्या है? बहुत ही ख़राब चीज़ है, जो कि यूरिया को अलग कर देता है कौन? किडनी। यूरिया को शरीर से बाहर निकाल देता है, यूरिन के रूप में निकाल देता है कि नहीं निकालता है? तो आप स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। अगर किडनी अपना काम नहीं करे तो अब बताइए यूरिया कब निकल सकता है बाहर शरीर से? नहीं निकल सकता, वो छानेगा ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से यार? वो तो ब्लड मिल रही। अब ब्लड से अगर क्या करी, मूव करते रहता है, चलता रहता है ब्लड, तो आपके शरीर में क्या बन जाता है? उससे विषैले पदार्थ बन जाते हैं, जहरीले पदार्थ उपस्थित हो जाते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आप रोगी बन सकते हैं, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे कारण हो सकता है, समझ गए। तो किडनी खराब होने की स्थिति में हम डायलिसिस मशीन लगाते हैं, क्योंकि जो किडनी है अपना पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाता है। कार्य नहीं करने के कारण उसके जगह पर क्या लगाते हैं? डायलिसिस मशीन लगाते हैं। चलिए इसका ना एक स्वच्छ, एक साफ सुथरा डेफिनेशन लिख देते हैं, समझ गए। तो चलिए देखिए बाबू, अगर किसी व्यक्ति कैसे लिखाता है जी? व्यक्ति को चोट लगने के कारण या उच्च रक्तचाप बढ़ जाने के कारण किडनी खराब या क्षतिग्रस्त हो जाती है। और वह अपना जो कार्य करता है बंद कर देता है, जिसके शरीर के अंदर कैसे लिखते हैं? विषैले या जहरीले पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। अतः इस निष्कासित, यानी जानते हो निष्कासित मतलब बाहर निकालने के लिए,
बहुत बड़ा है ना। किडनी के खराब हो जाने की स्थिति में, बाबू समझिए, किडनी के खराब हो जाने की स्थिति में क्या लगाते हैं? डायलिसिस मशीन। इसमें कोई आप लोग को दिक्कत है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। आइए आप देखते हैं बाबू, यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक क्या है? यूरियोटेलिक किसे कहते हैं, आप लोग को मालूम है? देखिए, वैसा जीव जंतु जो सुनिए बाबू ध्यान से, यूरियोटेलिक क्या है? वैसा जीव जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं। यूरियोटेलिक कौन कौन करता है यूरिया का उत्सर्जन? तो एक स्तनधारी प्राणी। स्तनधारी क्या करता है? यूरिया का क्या करता है बाबू? स्तनधारी खड़ा हो कहे रे बालक, नहीं कि समझ में आवत है? सब भूत उतार दें दिमाग पे के। ध्यान दीजिए आप लोग, हम क्या पढ़ रहे हैं? यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक जो यूरिया का करता हो, उत्सर्जन करता हो। यूरियो, जो जीव जंतु यूरिया का उत्सर्जन करता है उसे क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक कहते हैं। बस समझ आप लोग को? तो यूरिया का उत्सर्जन करता कौन है? तो स्तनधारी। स्तनधारी में आता कौन है? मनुष्य और पशु, है ना। जिसके पास स्तन पाया जाता है वो क्या है? स्तनधारी। स्तन का मतलब ये नहीं कि स्तनधारी उसी को सिर्फ महिला को कहेंगे, नहीं। मैमल सिर्फ और सिर्फ महिला को नहीं कहेंगे, बल्कि स्तन दोनों में पाया जाता है। पुरुष और महिला दोनों में स्तन पाया जाता है, लेकिन महिला में क्या होता है कि स्तन ग्रंथि पाया जाता है, जिसलिए स्तन क्या होता है? उभर जाता है। ठीक है, ग्रंथि पाया जाता है जिस कारण उसका क्या होता है? उभर जाता है। लेकिन जो मेंस है उसका नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें ग्रंथि नहीं पाया जाता, इसमें ग्रंथि पाया जाता है। बात को मत समझे? दोनों क्या है? स्तनधारी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उसमें ग्रंथि, इसमें ग्रंथि नहीं है। ग्रंथि कारण क्या होता है? उभर जाता है। बस समझ रहे हैं? तो स्तनधारी में आप समझ लीजिए कि स्तनधारी में बाबू मानव और पशु दोनों आ जाएगा। ठीक है, मानव और पशु। तो लिखते हैं बाबू, क्वेश्चन आपका लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन है, यही लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है यूरियोटेलिक। जो जीव जंतु यूरिया का आ रहा है ना बाबू? स्तनधारी में क्या कहा जाएगा? समझ के बात को? यूरिया का जो उत्सर्जन करता है उसे क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक। कोई दिक्कत? चलिए ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं तो बाबू, नहीं तो मटेरियल पूछ लेते हैं। बताइए कुछ क्वेश्चन। किडनी में पथरी का निर्माण का मुख्य कारण क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट बताए थे कल, बीमारी जो होता है। एक और बाबू पॉइंट है आपका, यूरिकोटेलिक क्या है? जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है उसे क्या कहते हैं? यूरिकोटोलिक कहते हैं। जैसे सरीसृप में आता है, पंछी वगैरह रेंगने वाला। एक है अमोनोटोलिक, वैसा जीव जो अमोनिया उत्सर्जित करता है, सिर्फ और सिर्फ अमोनिया उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक। अमोनिया उत्सर्जन क्या मनुष्य करता है? मानव करता है? नहीं करता है। कुछ देर के बाद वो हो जाता है अमोनिया, भले गंदा आने लगता है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ है नहीं बाबू। ये चैप्टर आप लोग का हो गया, ख़त्म हो गया। ये चैप्टर आप लोग का समाप्त हो गया। ये पूरा का पूरा समाप्त हो गया। आगे क्या पढ़ना आपको? नियंत्रण एवं
समन्वय, आपको नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना, जितना आप लोग को हम पढ़ा दिए हैं वो काफ़ी है, एग्जाम पेपर वहाँ तक पूछेगा। ठीक है, तो इसको बढ़िया से उतार लीजिए आप। बस यहाँ का क्लास समाप्त हुआ, चैप्टर 4 ख़त्म हो गया। कोई दिक्कत है आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए बाबू रे, क्या हो रहा है पीछे आपका? कल आप लोगों को यूरिन के बारे में बता दिए थे कि यूरिन में जो गंध आती है किसके कारण आती है? गंध किसके कारण आती है बाबू? गंध किसके कारण आती है? किसके कारण? गंध, गंध, स्मेल, महक, अमोनिया कारण ना, अमोनिया कारण गंध आती है। समझ गए? यूरिन के बारे में और कुछ बताए थे आप लोग के कि यूरिन का पीएच होता है, पीएच कितना होता है लड़की? यूरिन का पीएच कितना होता है? चलिए, यूरिन का पीएच कितना होता है? 6.0। यूरिन का जो कलर होता है येलो होता है, येलो किसके कारण पीला रंग होता है? यूरोक्रोम के कारण। बताइए बताइए तो आप, यूरिन में कितना % जल होता है? कितना प्रतिशत जल पानी होता है? ना, और बेसी होता है, 96% होता है ना जी, 96%। आप बताइए लड़की, यूरिया क्या % होता है यूरिन में? हाँ 2%, बहुत बढ़िया। यूरिया क्या % बाबू? 2%। इल्ला तो क्या है, कन्फ्यूज है, कन्फ्यूज क्या है? यहाँ तक बताया था ना? बताइए, तो बताओ यूरिन का जो यूरिन कैसा होता है, उसका स्वादिष्ट कैसा होता है? बताइए, हंसता है। उसका टेस्ट कैसा होता है? काहे से कुलमुला रहा है बाबू, जो पूछे बता। आप बताइए टेस्ट कैसा होता है? अम्लीय है। कैसा होता है? अम्लीय है। बहुत बढ़िया, जिसको डाउट है पूछ सकता है। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को? जल क्या %? कहीं कहीं 95% भी देला, तो का कर बजर वो सब है, निकल जाइए मार के, ठीक बा? कहीं कहीं 95% दे देगा, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। जल 95 कहीं कहीं आ जाता है, कहीं कहीं 96 भी आ जाता है, ठीक है? अब उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि किडनी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें देखे थे कि जब रक्त जाता है किडनी के अंदर तो नेफ्रॉन के अंदर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? नेफ्रॉन के अंदर। तो उसी के बारे में आज का जो सेशन है वो चलेगा। क्या है? नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन। नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन। नेफ्रॉन का वृक्काणु भी कह सकते हैं, ठीक है? कहीं कहीं आपको वृक्काणु मिलेगा, है ना, नेफ्रॉन भी मिलेगा। नेफ्रॉन हालांकि एक इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड एग्जैक्ट में वृक्काणु ही होता है। इंग्लिश वर्ड को ही हिंदी में लिखा जाता है नेफ्रॉन। बात समझ में आप लोग आई? ठीक है ना? तो देखिए, हम लोगों ने जब देखा तो हम लोगों ने कल किडनी के समय पढ़ा था कि जो नेफ्रॉन होता है, तो नेफ्रॉन क्या होता है? एक इकाई होता है किडनी का। यानी हम नेफ्रॉन कह सकते हैं कि यह किडनी के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक एक इकाई है, जिसकी एक किडनी में जो संख्या होती है अप्रॉक्स 10 लाख से कम होती है। 10 लाख होती है, 10 लाख से कम होती है, ठीक है? तो इसका जो कार्य होता है, इसका कार्य होता है कि इस रक्त को छानने का काम करता है। जो नेफ्रॉन होता है क्या करता है? फिल्टर करता है, यानी छानने का काम करता है। तो कार्य भी समझ लिए कि नेफ्रॉन का काम क्या है? ब्लड को छानना, ब्लड को छान देना
और अपशिष्ट जो पदार्थ है उसको यूरिन बना करके, ठीक है, यूरिन फिल्टर, यूरिन नली होता है, यूरिन पाइप होता है, उसमें ले जाकर भेज देता है। यानी जो छानने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसको क्या बना देता है, यूरिन बना देता है। उसके बाद उस यूरिन को कहाँ भेज देता है, यूरिन पाइप में विदा कर देता है, फिर वहाँ से क्या होता है, उत्सर्जित हो जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि नेफ्रॉन के बारे में हमने क्या जाना जस्ट बिफोर। नेफ्रॉन क्या है, क्या कह सकते हैं, यह वृक्काणु की संरचय, ठीक है ना, नात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जिसकी संख्या केवल एक किडनी में लगभग 10 लाख होती है। समझ गए। और आगे देखते हैं कार्य। इसका कार्य क्या है, रक्त को छानना, ठीक है, ये फर्स्ट। और इसका दूसरा कार्य क्या है, अपशिष्ट पदार्थ को के रूप में क्या कर देना, उत्सर्जित कर देना। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को? किडनी क्या है, सॉरी नेफ्रॉन क्या है, छोटी इकाई किसकी, किडनी की। तो किडनी की सबसे छोटी इकाई, प्रश्न पूछे एग्जाम में कि किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो क्या कहिएगा, नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या काम करता है, रक्त को छानने का काम करता है, अपशिष्ट पदार्थ को यूरिन बना देता है। चलिए अब देखते हैं कि जो इंटर करता है, जो रक्त इंटर करता है कहाँ, किडनी के बाद कहाँ जाता है, नेफ्रॉन में जाता है। नेफ्रॉन में फिल्टर होने के जाता है। तो जब सबसे पहले आता कहाँ है, तो आता है बोमेन संपुट में। कहाँ आता है, बोमेन संपुट। देखिए लिखिए बोमेन संपुट। बोमेन संपुट उसे कहेंगे जो कप के जैसा, प्याला के जैसा होता है। समझ गए। देखिए आपको दिखाई दे रहा है प्याला जैसा, इसे क्या कहेंगे, बोमेन संपुट कहेंगे। इसमें देखिए फूल जैसा, अंगूर के उछाल जैसा है कुछ, उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो जो ग्लोमेरुलस है वो एक तरह से जाल, देखें जाल, तो ग्लोमेरुलस एक जाल है जिसमें ब्लड आता है, उसमें ब्लड छन जाता है। समझ गए। और छनने के बाद जो यहाँ पे ब्लड छन गया, यहाँ से फिर निकल जाता है बाहर, और जो बचा, जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो खराब पदार्थ है, इसमें आ जाता है, इसे इसमें छन जाता है। इसमें आके ऐसे घूम के एकदम ऐसे यहाँ आके स्टोर हो जाता है। ये जो आपका रक्त है, ये शुद्ध रक्त नहीं है, अशुद्ध रक्त आता है इसमें। यहाँ के बाद इसमें इंटर करता है, इसे बोलते हैं संग्राहक नली। संग्राहक उसे कहते हैं जो संग्रह करके रखता है, यानी स्टोर करके रखता है। तो इस नली में जानते हो क्या होता है, जो यहाँ से आ रहा है अपशिष्ट पदार्थ, वो आके यहाँ पे संग्रह रहता है। अब जहाँ वह संग्रह रहे, ठीक है, इस सामान्य संग्राहक बोलते हैं, इसको भी संग्राहक बोलते हैं। तो आके अमूमन यहीं पर स्टोर हो जाता है, इस पाइप में, इस नली में पूरा स्टोर हो जाता है। समझ गए, अपशिष्ट पदार्थ। और वही आके यहाँ पर क्या बन जाता है, वही सब आके यहाँ पे जम जाता है, आके मूत्रवाहिनी में आके यूरिन पाइप में आकर के जमा हो जाता है। इसके बाद ये कहाँ चला जाता है, यूरिन एथी में जाता है, ठीक है, ब्लैडर में चला जाता है। ब्लैडर के बाद क्या होता है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा किसे कहते हैं, है ना, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के द्वारा क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है। ब्लैडर में क्या रहता है, स्टोर रहता है, यानी मूत्राशय में क्या रहता है, स्टोर रहता है। ये क्या है, मूत्रवाहिनी में है। वाहिनी मतलब क्या होता है, पाइप, नली, ठीक है। इसमें यूरिन है, यूरिन जाके कहाँ रहेगा, ब्लैडर में, यानी कहाँ जाएगा, यहाँ से
यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, मूत्राशय में जाएगा, यानी ब्लैडर में जाएगा। ब्लैडर के बाद वो कहाँ चला जाएगा, भरने के बाद कहाँ चला जाता है, वो फिर वहाँ से क्या होता है, निकल जाता है बाहर, यानी यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो देखिए ये जो ग्लोमेरुलस है, तो मेन मुख्य रूप से अगर देखें हम लोग तो नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलस का जो काम है वही काम है क्या, छानने का। मुख्य नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस ही छानने का काम करता है, समझ गए। हालांकि सबका योगदान है। इसे कहें कोची, ये प्याला, इसे क्या कहेंगे, इसे थी बोमेन संपुट कहेंगे। ये फूल लेखा है, इसका कहेंगे हम लोग ग्लोमेरुलस कहेंगे। इसके बाद छन्ने के बाद इसमें गिर जाता है, इसमें आते 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 देखिए यू, ये क्या है, यू लिखा है ना, इसे कहेंगे हेनले का लूप है, हेनले का लूप है। हेनले का लूप कहेंगे क्योंकि यू आकार का होता है। जब भी आप इसको लिखिए तो लिखिए कि हेनले का लूप यह एक यू आकार का होता है जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन के अंदर पाया जाता है। लिख लीजिएगा, बना के करना क्या है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं हम बोमेन संपुट से। कोई दिक्कत है, बोमेन संपुट। चलिए पहला हो गया ना, आप क्या लिखें, दूसरा। बोमेन संपुट यह कैसा होता है जी, कप या प्याले जैसी संरचना होती है जिसमें रक्त नलियों का गुच्छा पाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस इसमें कोई दिक्कत आप लोग को, इसमें कोई दिक्कत है बताइए। नेफ्रॉन किसे कहेंगे, तो यह एक वृक्काणु की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जिसकी संख्या केवल एक किडनी में लगभग 10 लाख होती है। क्या हो गया, 10 लाख होती है। कार्य क्या है, रक्त को छानना, अपशिष्ट पदार्थ को यूरिन के रूप में उत्सर्जित कर देना। बोमेन संपुट क्या है, तो यह एक कप या प्याली जैसी रचना होती है, संरचना होती है जिसमें रक्त नलिका पाई जाती है। जो है ना, इसे कह रहा है रक्त नलिका, जो गुच्छा लिखा है ना वही उसी को कहते हैं, बोलता है रक्त की नली है। नली हालांकि क्या है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, गुच्छा कहेंगे। गुच्छे जैसा है, जैसे एक वो जैसे अथी है, रिंग है, उसमें 20 लगा दिए चाबी तो कहा जाए, गुच्छा नहीं बन जाएगा। गुच्छा का मतलब क्या होता है, समूह। तो देखिए इसमें बहुत सारे नसें हैं, नलियाँ पाई जाती है, इसी के लिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, गुच्छा कहेंगे। यह गुच्छा क्या कहलाती है, ग्लोमेरुलस। आप अलग से भी लिख सकते हैं ग्लोमेरुलस क्या है। बताइए ग्लोमेरुलस क्या करता है, रक्त को छानने का काम करता है। इसमें देखिए थोड़ा सा ऐड कर दें इसमें, चलिए इसमें देते हैं। कोई दिक्कत है बाबू, चलिए यहाँ पर लिख दें। ओह सॉरी, अतः कोई दिक्कत है, अतः ग्लोमेरुलस में ही रक्त का शुद्धिकरण चाहे रक्त क्षमता है। तो एग्जाम पूछेगा बोमेन संपुट का आकार कैसा होता है, कप या प्याला जैसा, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। बोमेन संपुट में गुच्छा पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। फालतू कुछ नहीं पूछेगा आपको। हेनले का लूप का आकार कैसा होता है, यू। कैसा होता है, यू। बस ये पूछेगा आपसे, आगे नहीं पूछेगा। जो पूछेगा बताते हैं आप लोग को। बोमेन संपुट हो गया आपका, ग्लोमेरुलस के बारे में बता दिए। अब क्या देखना है आपको, हेनले का लूप है, क्या लिख देते हैं, हेनले का लूप लिख देते हैं। उसके बाद संग्राहक नली के बारे में कुछ लिख देंगे, ऐसा बात नहीं है, समझ गए। इसको मिटा लें, इसको उतार लीजिए, मिटा के तब लिखते हैं उसको। देखिए बाबू आप लोग यहाँ तक समझ गए ना। पहला क्या बताया आप लोग को, नेफ्रॉन बताएं, नेफ्रॉन के बारे में बताएं। उसके बाद बोमेन संपुट के बारे में बताएं। उसके बाद क्या बताएं आप लोग को, बोमेन संपुट ही बताए हैं। बोमेन संपुट में ही आपको बता दिए ग्लोमेरुलस, बता दिए ना। उसके बाद ग्लोमेरुलस के बाद आपको क्या पढ़ना है, हेनले का लूप। हेनले का लूप आप सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, देखिए ऐसे आ रहा है ना रक्त, तो ये जो है ना यहाँ से जो है, यहाँ से नीचे आ रहा है, आप समझिए।
नीचे आ रहा है तो इसे कहेंगे अवरोही चाप। क्या कहेंगे? अवरोही चाप। इस अवरोही चाप से आरोही चाप को मिलाने पर यू आकार बनता है एक। अवरोही चाप को अगर हम आरोही चाप से मिलाते हैं तो एक नली बनती है, चाहे एक लूप बनता है। इस लूप को ही क्या कहते हैं? हेनले का लूप। लूप देखें, लूप है, अब देखो भी ना कहीं बाइक में भी गाड़ी में भी रहता है लूप। यू आकार का ऐसा लूप रहता है। पत्ती को देखिए, पत्ती को जो है ना, जो नीचे पत्ती होता है ना, पत्ती शौकर के पास होता है, उसको पकड़ा रहता है एकदम ऊपर से। तो देखिए इसको कहेंगे कौशी बाबू